नमस्ते दोस्तों। कथानिधि चैनल पर आज हम एक लघु कथा सुनेंगे जिसे लिखा है विनीता राहुरीकर और कथा का शीर्षक है छत या छाता। तो आइए सुनते हैं कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। नेहा बहुत देर से शॉपिंग कर रही थी तो थक गई थी शॉपिंग कर करके और उसे थोड़ी भूख भी लग गई थी। बेटा विवान भी पिछले 3 घंटों से उसके साथ घूम रहा था तो वह भी अब थक गया था। शॉपिंग मनपसंद हो जाने से ढेर सारी शॉपिंग के बैग से लदी फदी नेहा अब बड़े संतोष के साथ अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ जूस पीने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। आज नेहा ने जमकर शॉपिंग की थी और अधिकतर शॉपिंग अपने लाडले बेटे के लिए ही की थी। कपड़े, खिलौने, नए शूज और भी न जाने क्या क्या खरीदा था उसने विवान के लिए। फिर कुछ अपने काम की चीजें ली और विशाल यानी अपने पति के लिए कुछ न ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सो उसके लिए भी एक बढ़िया सी टी शर्ट ले ली, एक परफ्यूम भी लगे हाथ ले लिया। हालांकि उन दोनों के जीवन में प्रेम की मधुर सुगंध तो पहले से ही बिखरी हुई है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपहार उस सुगंध को और भी गहरा देते हैं। विशाल के बारे में सोचते ही नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। 6 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन आज भी विशाल उसे उतना ही प्यार करता है जितना शादी के शुरुआती दिनों में करता था। इस मामले में नेहा खुद को बेहद किस्मत वाली मानती है। विशाल ने ही विवान जैसा प्यारा बेटा देकर उसे परिपूर्ण कर दिया था। प्यार से विवान का हाथ थामे वह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर नजर पड़ते ही वह चौंक गई। सामने से लगभग उसी की उम्र की एक युवती आ रही थी। नेहा को अधिक जोर नहीं देना पड़ा अपनी याददाश्त पर और उसने पहचान लिया कि यह तो ईशा थी। और पहचान दी भी कैसे नहीं, जरा भी फर्क तो नहीं पड़ा था उसके चेहरे में। ठीक वैसी ही तो दिख रही थी जैसी कॉलेज के दिनों में दिखा करती थी। अरे ईशा, कैसी है तू? कितने सालों के बाद मिल रही है? जैसे ही ईशा थोड़ा पास आई नेहा उत्साह से उसकी ओर हाथ हिलाकर बोली, ओहो नेहा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ईशा भी अचानक अपने सामने नेहा को देखकर खुश हो गई। वह भी हाथ में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थामे हुई थी। शायद खरीदारी करने के बाद वह भी रेस्टोरेंट में ही जा रही थी। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग हो गई तेरी? नेहा ने पूछा। हाँ, थक गई थी, सोचा जूस पी लूं फिर आगे बढ़ूं, ईशा बोली। और तू, तेरी शॉपिंग हो गई? हाँ, मैं भी जूस ही पीने जा रही थी। चल ना, जूस पीते हैं, साथ ही बातें भी हो जाएंगी। कहते हुए नेहा विवान का हाथ थमे रेस्टोरेंट में चली आई। ईशा भी उसके साथ ही अंदर आ गई। अंदर का वातावरण बहुत सुकून भरा था। काफी अच्छी ठंडक थी। दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गई और अपने शॉपिंग बैग्स दीवार के सहारे टिका दिए। 2-4 टेबलों पर कुछ युवा जोड़े बैठे हुए अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। तू तो वैसी की वैसी ही है यार, जैसे 8 बरस पहले थी। उम्र तो तुझे जरा भी छू नहीं पाई है, नेहा ने तारीफ भरे स्वर में कहा। थैंक्स। ईशा के गालों पर लाली छा गई। और बता, कब आई यहाँ, कहाँ रहती है? नेहा ने आगे पूछा। 1.5 साल हो गया है। जिस कंपनी में जॉब करती थी उसने एक ब्रांच यहाँ खोली है तो मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया, तब से यही हूँ, ईशा बोली। तू 1.5 साल से यहाँ है और मुझे पता भी नहीं? सॉरी यार, मेरे फोन में से सारे कांटेक्ट डिलीट हो गए थे तो किसी से संपर्क ही नहीं रहा। पर अच्छा हुआ आज तू मिल गई, ईशा खुश होते हुए बोली। हाँ यार, मन की बातें तो दोस्तों के साथ ही साझा करने में मजा आता है। अच्छा हुआ तू भी यहीं आ गई, तेरा साथ हो जाएगा। नेहा भी बहुत खुश हो गई कि चलो, पुरानी सहेली मिल गई, उससे दिल की बातें हो सकेंगी अब। नेहा और ईशा 5 साल तक एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी। दोनों अच्छी सहेलियां थी, पक्की दोस्त ना थी। नेहा थोड़ी गंभीर प्रकृति की पारिवारिक लड़की थी, वहीं ईशा तितली सी उड़ने वाली, खुले स्वभाव की, बंधन मुक्त लड़की थी जो बहुत आजाद ख्यालों की थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। अच्छा बता, तो क्या क्या शॉपिंग कर ली आज? बैग्स तो ढेर सारे दिख रहे हैं, लगता है जमकर जीजाजी की जेब खाली की गई है। ईशा नेहा के ढेर सारे सामान से भरे बैग्स को देखते हुए हंस दी।
हाँ, आज तो खूब खरीदारी की है, लेकिन अपने लिए नहीं, विवान और विशाल के लिए। नेहा बता ही रही थी कि इतने में वेटर आ गया। नेहा ने 2 ग्लास मिक्स फ्रूट जूस और विवान के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। विवान को बैग से उसकी मनपसंद कार निकालकर खेलने के लिए दे दी। वह कार खेलने में मगन हो गया। ओह, तो क्या क्या लिया जीजू के लिए? ईशा शरारत से मुस्कुराई। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टी शर्ट मुझे पसंद आ गई सो ले ली, और विशाल की पसंद का एक परफ्यूम भी लिया है, नेहा ने बताया। और साथ ही पूछा, तू तो बता अपने बारे में कुछ। जीजाजी क्या करते हैं? तेरी ही कंपनी में है क्या? बच्चे कहाँ हैं? कितने साल हुए शादी को? अरे बाप रे नेहा, इतने सारे सवाल! तूने तो सवालों की राइफल ही तान दी मुझ पर। मैंने शादी नहीं की नेहा। यार, तू तो जानती है मैं बंधन पसंद नहीं करती, आजाद रहना पसंद करती हूँ। यह परिवार वरिवार का झंझट मुझसे न होगा, ईशा बोली। अरे परिवार तो सबके लिए जरूरी है, यूं अकेले जीवन नहीं काटा जा सकता ईशा। शादी तो हमें एक मजबूत नींव देती है, जिस पर हम अपने सपनों का संसार बसाते हैं। फिर बच्चे भी तो जरूरी है, उन्हीं से तो जीवन की रौनक होती है, नेहा ने उसे समझाया। वो सब ठीक है भाई, लेकिन मुझसे यह सब होगा नहीं। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाले गुलाम बनकर नहीं रह सकती, और ना ही मैं किसी की सेवा टहल कर सकती हूँ। मैं तो आजाद ख्याल और आजाद रहना ही पसंद करती हूँ। ईशा मस्ती में थी। अरे किसने कहा कि शादी का मतलब किसी के इशारों पर नाचना होता है या किसी की गुलामी होता है? यह तो एक खूबसूरत बंधन है ईशा, जिसमें हमें भी तो अपना सुख दुख बांटने वाला, परवाह करने वाला साथी मिलता है। आज नहीं तो कल एक साथी की जरूरत तो तुझे भी पड़ेगी ना। सारा जीवन यूं अकेले तो नहीं कट सकता। नेहा का मन ईशा की बातें सुनकर थोड़ा उचट भी गया था और थोड़ा चिंतित भी हो गया था। साथी की क्या जरूरत है यार? मेरा बॉस संजय मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। ना पैसे की कमी है, ना किसी दूसरी बात की। पता है नेहा, एक शानदार फ्लैट लेकर दिया है उसने मुझे, और आज शॉपिंग करने के लिए इतने पैसे दिए हैं। डायमंड के ईयर रिंग्स लिए मैंने आज, ईशा ने बेझिझक बताया। तभी वेटर जूस के गिलास और आइसक्रीम का कप टेबल पर रख कर गया। नेहा ने विवान को आइसक्रीम दे दी। ईशा, तू बोल्ड है शुरू से। वो ठीक है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा अनैतिक संबंध ठीक नहीं है? संजय के आगे तुझसे शादी करेगा? नेहा का मन बड़ा खिन्न हो गया था। वह तो पहले से ही शादीशुदा है यार, और वैसे भी मुझे कहाँ शादी करनी है उससे। क्या? शादीशुदा है? तू जानती भी है ये क्या खिलवाड़ कर रही है तू अपने जीवन से? छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है? ईशा फिर लापरवाही से बोली। क्या फर्क है तेरे और मेरे जीवन में, रिश्ते में? प्यार तो प्यार है। मैं और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। संजय के साथ जिंदगी बेहद सुकून से बीत रही है मेरी, बेहद खुशहाल, मस्ती भरी। संजय मेरी हर प्रॉब्लम में छाता बनकर ढक लेता है मुझे। और क्या चाहिए मुझे? ईशा उसी लापरवाही से बोली। फर्क पड़ता है ईशा, बहुत फर्क पड़ता है। देख, मेरे सिर पर है छत और तेरे सिर पर है छाता। घर परिवार छत के नीचे बनते हैं, छाते के नीचे नहीं। हवा में छाता उड़ जाता है, लेकिन छत नहीं उड़ती। अभी जीवन की कठोर वास्तविकता से तेरा सामना नहीं हुआ है। अभी सब नीली रोमानियत की रिमझिम फुहारों के बीच तुझे छाते के नीचे ही रहना अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस दिन तूफान आएगा और छाता उड़ जाएगा ना, उस दिन तुझे पैर टिकाने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। नेहा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। समझ जा ईशा, समझ जा। थोड़ी देर पहले ही पुरानी सहेली से मिलने का जो उत्साह उसके मन में था, वह बुझ चुका था। ईशा के मना करने के बाद भी नेहा ने वेटर को बुलाकर जूस और आइसक्रीम के पैसे चुका दिए और विवान का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। ईशा हैरान सी थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर मुंह बिचकाकर बाहर आकर एक टैक्सी पकड़कर अपने फ्लैट पर चली गई। यह शहर के एक पॉश इलाके का 3 बेडरूम वाला, सारी सुविधाओं से युक्त, आधुनिक तरीके से सुसज्जित, आरामदायक फ्लैट था, जो संजय ने उसे तोहफा में दिया था। ईशा की अपनी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि वह ऐसी आरामदायक और चकाचौंध भरी जिंदगी जी सके। यहाँ नौकर चाकर और सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, और संजय के साथ हर रात रंगीन, उसकी वार्डरोब में एक से एक महंगी और आधुनिक ड्रेसेस टंगी थी।
ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर में महंगी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी थी जो उसके जन्मदिन पर या वैलेंटाइन डे पर संजय ने उसे गिफ्ट की थी। कुल मिलाकर वह जिंदगी के पूरे मजे लूट रही थी। और क्या चाहिए जीने के लिए? ना कोई जिम्मेदारी, ना फालतू झंझट। ईशा की यही सोच थी कि पूरी जिंदगी बस ऐसे चैन और आराम से गुजर जाए। वह जीवन की रंगीनियों में ही खोई रहने वाली लड़की थी। क्या हुआ अगर संजय शादीशुदा है और उसे अपने परिवार को भी समय देना पड़ता है? लेकिन ऑफिस में तो दिन भर दोनों आसपास ही रहते हैं। मौका मिलते संजय उसे अपने केबिन में बुला लेता है और हफ्ते में कम से कम 3 रातें तो उसके साथ ही गुजारता है। फिर टूर पर भी तो साथ ले जाता है उसे अक्सर ही। 3 साल से वह संजय से प्यार कर रही है और वह उससे। और भला चाहिए क्या? ईशा सोचती जा रही थी। ईशा को फिर से नेहा की बातें याद आ गई, लेकिन उसने उन्हें दिमाग से झटक दिया। नौकर उसके लिए चाय बना लाया और रात के खाने में उसकी पसंद पूछने लगा। ईशा अपने भाग्य पर इठलाती हुई चाय का कप लेकर बालकनी में आ बैठी। वह आराम से कुर्सी पर पसर कर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही थी और वहां नेहा नेहा बेचारी पति और बच्चे की फरमाइश पूरी करती रात के खाने की तैयारी में जुटी होगी। सोचकर ईशा व्यंग से मुस्कुरा दी। कहाँ ईशा की हाई प्रोफाइल लाइफ और कहाँ नेहा के मध्यम वर्गीय कोल्हू के बैल जैसी गृहस्थी की चक्की में पिसती जिंदगी। इधर अपने घर लौटी नेहा ईशा की बातों से परेशान और चिंतित थी, लेकिन उसके लौटने तक विशाल के घर आने का समय हो चला था। सामान रखकर उसने फटाफट गैस पर चाय चढ़ाई और विवान के हाथ मुंह धुलाकर कपड़े बदलवाए। खुद भी चेंज करके फ्रेश हो गई। थोड़ी देर में विशाल भी आ ही गया। नेहा अपने और विशाल की चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और चाय पीते हुए बड़े उत्साह से लाया हुआ सामान उसे दिखाने लगी। विवान भी अपने कपड़े और खिलौने दिखाने लगा। विशाल दोनों की खुशी देखकर खुश था। दिन तेजी से बीत रहे थे। अपने परिवार में मगन नेहा ईशा को कब का भूल चुकी थी। ईशा से मिले हुए भी उसको अब 2 साल बीत चुके थे। एक दिन घर के लिए किराने का सामान लेने वह सुपरमार्केट गई। घर पर विशाल के माता पिता यानी नेहा के सास ससुर आए हुए थे, तो नेहा विवान को घर पर ही छोड़ आई थी। यूं भी वह अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश रहा करता था। नेहा भी निश्चिंत होकर सामान लेने आ गई। परिवार का यही तो सुख और सुरक्षा है। ट्रॉली भरकर सामान लेने के बाद नेहा बिलिंग के लिए काउंटर देखने लगी, तो एक काउंटर पर भीड़ कम देखकर वो उसी लाइन में लग गई। जब नेहा की बारी आई तो बिलिंग करने वाली लड़की को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। वह लड़की भी नेहा को देखकर सकपका गई थी। नेहा ने उसे गौर से देखा। हाँ, वह ईशा ही थी, लेकिन कितना चेंज आ गया था उसमें। शरीर बेडोल हो गया था, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे भी दिखाई दे रहे थे। बीमार सी लग रही थी। ईशा सिर झुकाकर चुपचाप बिलिंग करती रही। जब सारे सामान का बिल बन गया तो नेहा ने पैसे चुकाए और ईशा से साथ आने को कहा। ईशा ने चुपचाप उसकी बात मान ली और काउंटर पर एक दूसरी लड़की को बिठाकर नेहा के साथ चली आई। दोनों पास के एक कॉफी शॉप में आ गए। नेहा ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। ईशा, तू यहाँ क्या कर रही है? वह भी इस हाल में, ऐसे मामूली नौकरी में? और तेरे वह हाई प्रोफाइल महंगे आधुनिक कपड़े और वह डायमंड ईयर रिंग्स कहाँ गए? नेहा ने चुभते स्वर में पूछा। बस कर नेहा, मैं पहले ही किस्मत की मार खा चुकी हूँ। ईशा की आंखें छलछल आई। क्या हुआ? संजय कहाँ है? और ये तेरा यह हाल कैसे हुआ? नेहा ने थोड़ा नरम होते हुए पूछा। संजय अब मेरे साथ नहीं रहता। उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी मेरे काम में इतनी खामियां लिख दी कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी ही नहीं मिली। आखिर बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली। पहली नौकरी मेरी सुंदरता की वजह से संजय ने मुझे दी थी। अब वो बात रही नहीं तो। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे को प्यार करते थे। अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच। नेहा ने कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा। मैं तो यही समझती थी, लेकिन 2 साल पहले बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया और पैर की हड्डी टूट गई। उसके साथ ही गिरने की वजह से मेरा अबॉर्शन भी हो गया। तब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।
उसी समय इलाज के दौरान किसी दवाई के रिएक्शन से मेरी ये हालत हो गई। बस तभी संजय का रवैया मेरे प्रति अचानक से बदल गया। मुझे अस्पताल में एडमिट करवाकर 8-10 दिन बाद उसने मेरी खोज खबर लेना भी बंद कर दी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मेरी देखभाल की। संजय के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। संजय ने फोन पर मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरे के फोन पर मेरी आवाज सुनकर वह फोन काट देता। 2 महीने बाद जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो बिल भरने में ही मेरी ना सिर्फ सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, बल्कि मेरी खुद की चेन और अंगूठी भी बिक गई रे। जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंची तो मेरे नौकरों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। एक नौकर जो थोड़ा भला आदमी था, उसने बताया कि संजय ने यह फ्लैट मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसी लड़कियों के लिए लेकर रखा था। मुझसे पहले भी वहां 2 लड़कियां रह चुकी थी, जिनसे मन भर जाने के बाद संजय ने मुझे रखा था। मेरे बाद उसने दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाकर वहां रखा हुआ था। वो नौकर भी उसी के आदमी थे, इसलिए किसी लड़की को वे कुछ नहीं बताते थे। ईशा ने 2 घूंट पानी पिया और आगे बताने लगी। मुझे ना तो उसने कपड़े लेने दिए, ना और कुछ सामान। मेरे पुराने कपड़े वह बैग में भरकर पहले अस्पताल पहुंचा चुका था। अब वही कपड़े और इयररिंग्स उसने किसी दूसरी लड़की को दे रखे हैं। तो अब तू रहती कहाँ है? नेहा ने पूछा। एक परिवार के यहाँ ऊपर एक छोटा सा कमरा ले रखा है किराए पर, वहीं रहती हूँ। अपने घर क्यों नहीं चली जाती वापस? किस मुंह से जाऊं बता। 3 साल पहले संजय के कारण अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दिया था मैंने। उनकी उपेक्षा की थी। तू सच कहती थी नेहा, छत और छाते में बहुत फर्क होता है। जरा से तूफान में संजय नाम का वह छाता तपाक से उड़ गया। यही अगर मेरे सिर पर छत होती तो क्या मेरा पति, मेरा परिवार मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला जाता? ईशा की आंखों से पुनः आंसू बहने लगे। और सच कहती थी कि विवाह का बंधन बंधन नहीं, वो तो रेशम की डोर होती है। काश तू यह बात पहले समझ गई होती कि घर छत के नीचे बसते हैं, छाते के नीचे नहीं। चल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। माता पिता अपने बच्चों को माफ कर ही देते हैं। उनसे माफी मांग ले और घर लौट जा ईशा। पिछला सब भूल जा। मुझे विश्वास है जल्दी ही एक छत के नीचे तेरा भी घर बस जाएगा। एक छत तो होगी जरूर तेरे नाम की भी। नेहा ने उसकी हथेली थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। नेहा की बातों ने ईशा के दर्द पर मरहम का काम किया। गर्म कॉफी पीते हुए वह खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। छाते के उड़ जाने के दर्द से उबरकर उसकी आंखों में एक छत की उम्मीद झिलमिला रही थी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ईशा का व्यवहार ठीक था या नेहा का कहना सही था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।